आपको एडवर्टीजमेंट टीवी पर दिखता है। हॉस्पिटल में एडमिट हुए नहीं कि बिल का मीटर चालू, और ये मीटर पहले आपके ऑफिस का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म करेगा और फिर सारी सेविंग्स। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस 390 रुपए महीने से शुरू। तो आप फाइनली डिसाइड करते कि चलो हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, तो आप ऑनलाइन आते हैं और यही से होता है कंफ्यूजन का असली गेम। आपके सामने इंश्योरेंस कंपनीज इतनी टेक्निकल टर्म्स फेंकती है कि आप भी उन टर्म्स को कैच नहीं कर पाते। वो कहते हैं टॉपअप, आपको लगता है रिचार्ज करना है क्या? वो कहते हैं सुपर टॉपअप, आपको लगता है कि सुपर ओवर तो सुना है, ये सुपर टॉपअप क्या है? वो कहते हैं को पेमेंट, फिर सामने वाले को लगता है कि 4-5 लोग मिलकर पेमेंट करना है क्या? डे केयर ट्रीटमेंट, नाइट का क्या? और इस तरह की कई सारी टर्म्स सुनकर हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते, जिसके बाद हम बोलते हैं कि ठीक है बाद में देख लेंगे, वो बाद कभी आता ही नहीं। और एक सर्वे के अनुसार यही मोस्ट कॉमन रीजन है कि ज़्यादातर लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। और आज के इस वीडियो में ये सारी टर्म्स आपको इतनी आसानी से और मज़ेदार तरीके से समझ में आएगी कि आपके दिमाग में इससे रिलेटेड आगे चलकर कोई सवाल नहीं आएगा और आप बहुत आसानी से हेल्थ इंश्योरेंस पिक कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। अब देखिए सारी टर्म्स को हम समझेंगे जरूर, लेकिन जो मेन कंफ्यूजन आता है वो टॉपअप और सुपर टॉपअप में आता है। तो हम शुरुआत में समझेंगे बेस कवर, टॉपअप और सुपर टॉपअप को। अब बेस कवर तो सबको पता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है और आपका बिल निकल कर आता है 2,67,000 का, तो ऊपर के जो 67,000 है वो आपको जेब से भरने पड़ेंगे क्योंकि आपका बेस कवर उतना नहीं है। अब यहीं पर रोल आता है टॉपअप और सुपर टॉपअप का, जो आपकी लिमिट बढ़ाने में मदद करते हैं। यहाँ पर मैं आपको 2-3 सवाल क्विकली पूछ लेता हूँ जिससे आपको ओवरऑल बेटर आइडिया आएगी कि आपका टॉपअप, सुपर टॉपअप या फिर बेस कवर कितना होना चाहिए। तो कई सारे लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो बहुत बड़ा बेस कवर लेते हैं। क्यों लेते हैं, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि इंडिया की जीडीपी सालाना कितने परसेंटेज से बढ़ रही है? तो 6-7% से ये बढ़ रही है। अगर हम हमारी सालाना इनकम की बात करें इंडियंस की, तो ऑन एन एवरेज 9% से वो बढ़ रही है। लेकिन अगर हम मेडिकल बिल्स की बात करें तो वो इससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं। यानी कि उनको कैचअप करना हमारे इनकम से थोड़ा सा इंपॉसिबल हो रहा है, गैप ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस का रोल आता है और इसीलिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते भी हैं। अब ये परसेंटेज टर्म में शायद हमें इतना क्विकली समझ में ना आए, लेकिन जो 5 लाख की सर्जरी है वो 1 साल बाद 5.7 लाख रुपीज़ में आपको जाएगी। 2 साल बाद यही सर्जरी आपको 6.5 लाख में जाएगी। यानी बस 2 साल में 5 लाख की सर्जरी 6.5 लाख की हो जाती है। और अगर मेडिकल एक्सपेंसेस इतने तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसे फाइट करने के लिए हमें स्मार्टली हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा, और यहाँ पर हम कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस ये ऑन एन एवरेज है। अगर आप मुंबई, दिल्ली और बाकी अलग अलग सिटीज में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर ये फिगर्स और भी तेजी से बढ़ रही है। तो अब ये सुनकर आपको लगेगा कि मुझे बहुत बड़ा बेस कवर लेना है और आप फिर 20 लाख 25 लाख का एक बेस कवर ले लेते हैं, तो बाय बटन पर क्लिक करने से पहले आगे की बात सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर आप काफी सारे पैसे बचा सकते हैं स्मार्टली। आपका जो बेस कवर है, टॉपअप और सुपर टॉपअप, इसे सिलेक्ट करके। तो इन चीजों को मैं आपको बेटर तरीके से समझाता हूँ जिससे ये तीनों चीजें आपको समझ में आ जाएगी, फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पहले टॉपअप को समझते हैं। टॉपअप एक ऐसी पॉलिसी है जो बेस कवर के ऊपर आप ले सकते हो। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए का बेस कवर है और उसके ऊपर आप 5 लाख रुपए का टॉपअप लेते हैं, तो आपकी टोटल इंश्योर्ड अमाउंट कितने की हुई? 10 लाख रुपए की। अब आप पूछेंगे अगर टॉपअप ये चीज है तो फिर सुपर टॉपअप क्या है? और इसे समझने के लिए हम एक छोटी सी स्टोरी समझ लेते हैं जिससे आपको टॉपअप, सुपर टॉपअप और आपको क्या लेना चाहिए उसकी आइडिया आ जाएगी। मुंबई के बांद्रा में एक हॉस्टल में 2 फ्रेंड्स रहते हैं। एक का नाम होता है टॉप संदीप और दूसरे का नाम होता है सुपर विवेक। ये दोनों फिर एक दिन डिसाइड करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर इंश्योरेंस देख के डिसाइड करते हैं कि हम 5 लाख रुपए की एक बेस कवर पॉलिसी ले लेते हैं। 5 लाख की पॉलिसी लेने के बाद संदीप देखता है कि इसके ऊपर हमें टॉपअप भी लेना चाहिए। तो संदीप क्या करता है, 5 लाख रुपए का टॉपअप ले लेता है, क्योंकि टॉपअप पर जो प्रीमियम है वो थोड़ा कम रहता है। वहीं पर जो विवेक है वो टॉपअप और सुपर टॉपअप दोनों चीज़ें देख लेता है। ये क्या होता है मैं थोड़ा आपको बाद में बताता हूँ। अब जो विवेक है वो भी 5 लाख का बेस कवर लेता है और उसके ऊपर 5 लाख का टॉपअप नहीं बल्कि सुपर टॉपअप लेता है, जिसके लिए उसको थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है, लेकिन उसे लगता है कि हाँ ये सही है। तो ऐसे में दोनों की जो टोटल इंश्योर्ड अमाउंट है वो 10 लाख रुपए हो गई। 5 लाख का बेस कवर और संदीप के केस में 5 लाख का टॉपअप, विवेक के केस में 5 लाख का बेस कवर और 5 लाख का सुपर टॉपअप। और इंश्योरेंस खरीद के दोनों फिर आराम से बैठ जाते हैं कि चलो यार हमने अपना काम कर लिया, अब कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी बीच 2020 का मार्च महीना आ जाता है। कोरोना की केसेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है और इन लोगों को भी कुछ सिम्टम्स देखने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम टॉप संदीप को दिखता है। वो हॉस्पिटल जाता है, टेस्ट करवा लेता है तो पता चलता है कि उसे कोविड हो गया। अब सुपर विवेक उसके साथ ही रहता है तो इसे भी थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ये भी चला जाता है हॉस्पिटल, टेस्ट करता है, पता चलता है इसे भी कोविड हो गया। दोनों के दोनों हॉस्पिटल चले जाते हैं, एडमिट हो जाते हैं और फिर लगभग 15 दिन बाद इन्हें डिस्चार्ज मिल जाता है और इनके हाथ में एक बिल थमाया जाता है जो कि निकल कर आता है 7 लाख रुपीज़ का। अब दोनों की जो टोटल इंश्योर्ड अमाउंट थी वो 10 लाख रुपए थी। दोनों भी अपने अपने इंश्योरेंसेस क्लेम करते हैं
और इन दोनों को अपना पूरा क्लेम मिल जाता है, यानी इनको जेब से कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर एक अजम्पशन करते हैं कि उस इंश्योरेंस पॉलिसी में कोविड जो है वो इंक्लूड था। अब दोनों को पता चलता है कि 3-3 लाख रुपए का इंश्योरेंस हमारा अभी भी बाकी है। 7 लाख तो हमने क्लेम कर लिया, 3 बाकी है। 4-5 महीने हो जाते हैं, दोनों फिर से बीमार पड़ जाते हैं, फिर से उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है दोनों को एक साथ ही, और फिर दोनों एक साथ ही ठीक हो जाते हैं। इस टाइम जो बिल निकल कर आता है वो निकल कर आता है 2 लाख रुपए का। तो दोनों भी क्लेम कर लेते कि ठीक है, हमारी लिमिट तो 3 लाख की बाकी है, 2 का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करते हैं। इंटरेस्टिंगली, सरप्राइजिंगली यहाँ पर सुपर विवेक का जो क्लेम है वो पास हो जाता है, टॉप संदीप का रिजेक्ट हो जाता है। टॉप संदीप गुस्से में चला जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। टॉप संदीप को इस चीज़ से बुरा नहीं लगा कि उसका इंश्योरेंस क्लेम पास नहीं हुआ, उसे इस चीज़ से बुरा लगा कि सुपर विवेक का पास हो गया और मेरा नहीं हुआ। फिर ईगो हर्ट हो जाता है, वो झगड़ने लगता है। तभी इंश्योरेंस कंपनी उसे समझाती है कि देखिए टॉप संदीप, आपने जो इंश्योरेंस लिया है वो 5 लाख का बेस है और 5 लाख का टॉपअप है। टॉपअप वाली केस में क्या होता है कि एक बार आपका बेस कवर एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, तो आप बचा हुआ टॉपअप यूज नहीं कर सकते। लेकिन सुपर टॉपअप में ऐसा नहीं होता है। सुपर टॉपअप में आपका बेस कवर एग्जॉस्ट हो या ना हो, आप जो अपनी पूरी लिमिट है उसे यूज कर सकते हैं। और इसी चीज़ की वजह से जो टॉपअप है उनका प्रीमियम आप देख सकते हैं ये कम है। और सुपर टॉपअप जनरली 1 से 3 हज़ार रुपये के बीच में भी अगर आप सुपर टॉपअप लेते हैं तो आपको 5 से 15 लाख रुपए तक का सुपर टॉपअप मिल जाता है। तो देखिए, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि वो बेस कवर बहुत बड़ा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप बेस कवर छोटा ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप सुपर टॉपअप अगर ऐड कर देंगे तो सुपर टॉपअप आपको कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में पड़ता है। 5 लाख 10 लाख रुपए का आपने बेस कवर ले लिया, उसके ऊपर आप सुपर टॉपअप लेंगे, सो दैट वुड बी अ बेटर कॉम्बिनेशन रादर देन अगर आप पूरा का पूरा बेस कवर खरीदने जाते हैं तो वो आपको महंगा पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। और यही लोग, अब लोगों को तो यही समझ है कि इंश्योरेंस लेना है तो जितना ज़्यादा बेस लेना है उतना ज़्यादा बेस लेना है, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको हमेशा ये कॉम्बिनेशन परफेक्टली, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि मेडिकल एक्सपेंसेस किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि मैं आपके ऊपर कोई अमाउंट थमाना नहीं चाहता, वो हर कोई अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सुपर टॉपअप एक बेटर डिसीजन है, आपको कम कॉस्ट में मिल जाती है। आप सोचिए कि 5 लाख का बेस कवर जो आपको जनरली 7,000 अराउंड के करीब मिलता है, वही उसके ऊपर का 5 लाख का जो सुपर टॉपअप है वो आपको हार्डली 1,000-1,500-2,000 रुपये में मिल जाता है, और कई बार 2-3 हज़ार में आपको उससे ज़्यादा का भी सुपर टॉपअप मिल जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप हमेशा ध्यान में रखें। और यहाँ पर भी आप जैसे देख सकते हैं पॉलिसी बाजार में, तो ये मतलब सुपर टॉपअप इसी रेंज में आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो आप अगर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे तो ये चीज़ ज़रूर समझें, ये आपके बहुत पैसे बचाएंगे। और इस चीज़ को, फिर इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करके उन तक भी ये चीज़ ज़रूर पहुँचाइए। और पॉलिसी बाजार पर ये सारे इंश्योरेंस को कंपेयर करके आपको मिलेगी बेस्ट प्राइस। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप अपने लिए बिग बेस्ट कवर, बेस कवर और सुपर टॉपअप ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद अब बढ़ते हैं अगली टर्म की तरफ, जो कि है रिस्टोरेशन या फिर रिफिल बेनिफिट। अब देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कई बार क्या होता है, आपको बेनिफिट मिलता है रिस्टोरेशन का और रिफिल का। तो लोगों को क्या लगता है कि मेरी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो तो एग्जॉस्ट होने के बाद फिर रिफिल होगी, तो मैं फिर सुपर टॉपअप वगैरह क्यों लूँ। तो क्या ये जो कंक्लूजन है ये सही है? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, रिफिल का और सुपर टॉपअप का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मान लेते कि आपका 5 लाख रुपए का बेस कवर है और 5 लाख रुपए का सुपर टॉपअप है, मान लेते, और उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है रिस्टोरेशन का, कि जैसे आपका बेस कवर खत्म हो जाएगा उसको रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मान लेते कि आपका 5 लाख का बेस कवर है और मान लेते कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, 4 लाख का आपका बिल निकलता है। तो 5 लाख का कवर था, 4 लाख का बिल निकला है, तो आपकी टोटल अमाउंट जो है कवर हो गई। अगली बार मान लेते हैं फिर से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और 4 लाख का बिल आता है, तो वहाँ यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपसे ये कहेगी कि देखिए, आपको हमारी तरफ से 1 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के बचे हुए 3 लाख रुपए आपको जेब से भरने पड़ेंगे। आप तो बोलेंगे कि नहीं, मुझे तो रिस्टोरेशन बेनिफिट मिला था, मैंने पहली बार 4 लाख यूज़ किए तो 4 तो रिफिल होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। जब तक आपका बेस कवर पूरा का पूरा एग्जॉस्ट नहीं होता ना, तब तक वो रिफिल नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। अगर उसमें से थोड़ा सा बचा है, 20,000 भी बचा है, तो उस 20,000 के चक्कर में आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और ये जो रिफिल है मेनली बेस कवर के लिए लिमिटेड होता है, तो इसीलिए आपको जो रिस्टोरेशन बेनिफिट है वो तो आपको कई बार मिलता है, ठीक है, अच्छी चीज़ है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप सुपर टॉपअप ना लो, क्योंकि सुपर टॉपअप आपको जो ऊपर वाले जो खर्चे हैं उनसे बचाता है। तो यहाँ पर आपको रिस्टोरेशन और सब लिमिट से कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगली टर्म की तरफ, जिसका नाम है सब लिमिट एंड रूम रेंट लिमिट। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ है और इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत दिमाग लगाकर इनका इन्वेंशन किया है। क्यों किया है इसको भी मैं बताता हूँ कि इन्वेंशन आया कहाँ से। देखिए, मुंबई का जो हिंदुजा हॉस्पिटल है वहाँ पर ओपन हार्ट सर्जरी की कॉस्ट कुछ इस तरह से है।
यानी अगर आप जनरल वार्ड में ये सर्जरी कराते तो आपको 2.3 लाख रुपीज़ लगेंगे, और फिर अमाउंट धीरे धीरे अलग अलग जहाँ पर अलग अलग रूम्स रहेगी उसके हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। और यही ओपन हार्ट सर्जरी अगर आप सुपर डिलक्स विथ एसी सिंगल बेड रूम में करते हैं तो आपकी यही ओपन हार्ट सर्जरी 4.2 लाख रुपीज़ में होगी। अब सर्जरी तो सर्जरी है, वो चाहे जनरल वार्ड में हो या फिर डिलक्स रूम में हो। तो इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि जब भी आप ओपन हार्ट सर्जरी करें, आप जनरल वार्ड में करें या फिर आप सेमी प्राइवेट वार्ड में करें, आप डिलक्स विलक्स तक ना जाए। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि सर्जरी वगैरह जो होती है उस पर एक लिमिट डाल देते हैं, सब लिमिट। अब ये सब लिमिट कई बार परसेंटेज में होती है या फिर एक फिक्स अमाउंट में होती है कि 5 लाख का इंश्योरेंस है कि फलाना ढमकाना सर्जरी के लिए आपको 2.5 लाख की ही लिमिट मिलेगी। तो ऐसे में आपको पता है कि मैं जनरल वार्ड में हिंदुजा में ये सर्जरी करता हूँ तो 2.3 लाख में हो जाएगी और मेरा काम हो जाएगा, पूरी इंश्योरेंस अमाउंट में ये सारी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डिलक्स में करूँ, लिमिट तो 2.5 लाख की ऊपर के आपको जेब से भरने पड़ेंगे। तो देखिए इंश्योरेंस कंपनीज बहुत स्मार्टली, बिकॉज हर कोई यहाँ पर है तो पैसा कमाने के लिए है और इसीलिए शायद उन्होंने ये काफ़ी सारे इनोवेशन किए हैं। इसी तरह से एक और टर्म है जिसका नाम है रूम रेंट लिमिट। जो रूम रेंट, अब इसका क्या है ना कि हॉस्पिटल्स में जनरली कई सारे टाइप्स के रूम होते हैं। जनरल वार्ड होता है, 2 शेयर्ड रूम होती है, 1 प्राइवेट रूम विद एसी नॉन एसी, जो भी अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर आप मेडिकल बिल देख सकते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति को आइसोलेशन बेड चार्जेस लगे हैं 6,000 रुपीज़ पर डे के। 14 डेज का इनका बिल है। तो ये व्यक्ति 14 डेज के लिए वहाँ पर रहे थे, तो 14 मल्टीप्लाइड बाय 6,000 यानी 84,000 के इनके रूम रेंट आया है जिस वार्ड में इन्हें रखा गया उसके चार्जेस। अब मान लीजिए कि आपकी जो पॉलिसी है वो रूम रेंट की लिमिट उसकी जो है वो 5,000 रुपीज़ पर डे की ही है, तो वो आपको 14 डेज़ के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय 5,000 मतलब 70,000 रुपीज़ ही देगी। ऊपर के जो 14,000 है यहाँ पर इस व्यक्ति को जेब से भरने पड़ेंगे अगर उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी 5,000 पर डे की रूम रेंट लिमिट लगाती है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से वार्ड में आपको रहना है। ये काफ़ी हद तक इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी रूम रेंट लिमिट कितनी है और उसके बेसिस पर आपको ये बाकी चीज़ें देखनी है। तो इंश्योरेंस कंपनीज कोशिश करती है कि कम से कम उनका खर्चा हो। अब देखिए ऑफकोर्स नो रूम रेंट लिमिट वाले भी इंश्योरेंसेस आते हैं पर उनके प्रीमियम फिर बढ़ जाते हैं। उसके साथ ही नो सब लिमिट वाला इंश्योरेंस भी आता है, लेकिन अगेन उसका प्रीमियम जो है वो ज़्यादा होता है। ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका नो रूम रेंट है और इसका प्रीमियम आप देख सकते हैं कि ज़्यादा है। अगला जो टर्म है वो है डे केयर ट्रीटमेंट और ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं, कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कन्फ्यूजन कहाँ से आता है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए पहले के कुछ साल पहले यानी 10-15 साल पहले एक जो ऑपरेशन था कैटरेक्ट का, उसमें 2-3 दिन जनरली 1-2 दिन लग जाते थे जिसके लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की मदद से अभी कुछ ही टाइम में ये ऑपरेशन हो जाता है और ओवरऑल मतलब 4-5 घंटे में सारी प्रोसेस होकर आपको डिस्चार्ज भी मिल जाता है और धीरे धीरे टाइम कम ही होता जा रहा है। तो ऐसे में ज़्यादातर जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उसमें डे केयर ट्रीटमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। जनरली वही चीज़ें इंक्लूड होती है जहाँ पर आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो 24 आवर्स से ज़्यादा होता है। अब ऑफकोर्स अगेन इंश्योरेंस कंपनी है तो अगर ये आपको चाहिए डे केयर ट्रीटमेंट तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ओपीडी में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी हमें सर्दी जुकाम हो गया, हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने गोलियां लिख कर दी, चले जाओ। ये चीज़ें ज़्यादातर इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। जनरल कोई भी आप नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें कवर नहीं होती है। अगर आपको ये भी चाहिए तो अगेन आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब इसे कैसे फाइनलाइज करें तो आप देख सकते हैं कि आपके जो जनरल डे केयर या ओपीडी के एक्सपेंसेस हैं वो सालाना आप नोट डाउन करके पता कीजिए कितने जाते हैं और इस हिसाब से आप हेल्थ इंश्योरेंस देख लीजिए कि एक्स्ट्रा प्रीमियम आपसे कितना मांग रहे हैं। अगर आपके लिए वो सेंस बनाता है तो देन यू कैन गो विद दिस राइडर। इसमें मतलब जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको डे केयर राइडर या फिर ओपीडी राइडर का ऑप्शन मिलता है जो आप उस हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ ले सकते हैं। लेकिन वो आपके लिए सेंस बनाता है नहीं बनाता, ये डिपेंड करता है कि आपके इनके खर्चे कितने चलते हैं ऑन एन एवरेज एनुअली। अगली टर्म है कोपे। कोपे का मतलब यहाँ पर कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत सारे लोगों को मिलकर पैसा पे करना है क्या। कोपे का सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनीज पे करेगी, कुछ पैसा आप पे करेंगे। अब देखिए कई सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जिसमें कोपे की एक टर्म लिखी हुई होती है और इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप जैसे पॉलिसी बाजार पर भी जा रहे हो और कंपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट दिखता है। ये 10 से 15 पेजेस का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ये पढ़ना आपको ज़रूरी है क्योंकि ये जो सारे क्लॉजेस हैं ये इसी में है कि कोपे का क्लॉज कितना है। अभी जो कोपे होता है ये कुछ परसेंटेज में हो सकता है, जैसे कि 10% का कोपे है और आपका बिल मान लीजिए निकल कर आता है 2 लाख रुपये का, तो 2 लाख रुपये का जो 10% यानी 20,000 रुपीज़ वो आपको पे करने पड़ेंगे। बचे हुए 1,80,000 जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज पे करेगी। तो जनरली आप ट्राई कीजिए ऐसी पॉलिसी हो जिसमें कोपे ना हो, अगर हो तो बहुत कम हो, क्योंकि कई बार फिर ऐसे जेब से आपका काफ़ी सारा पैसा जाता रहता है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है।
उसके साथ ही आपको जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें एक और चीज़ देखने मिलती है, वो है कि प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। मान लेते हैं कि आप 25 दिसंबर को हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और 30 दिसंबर को आपको डिस्चार्ज मिलता है, और आपने ली हुई पॉलिसी में ऐसा लिखा है कि 90 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर है। तो इसका मतलब है कि 25 दिसंबर से पहले के जो 90 डेज है और 30 दिसंबर के बाद जो 180 डेज है, ऐसे कुल मिलाकर 275 डेज के जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस रहेंगे वो इस पॉलिसी में कवर हो जाएंगे। अब हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो कैशलेस या फिर उसमें रीइंबर्समेंट प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो देखिए, रीइंबर्समेंट में क्या होता है कि बिल पहले आपको पे करना है, फिर वो कंपनी पे करेगी। लेकिन इसमें कई बार अगर बड़ा बिल निकल कर आता है तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि आप वो पैसे कहाँ से मैनेज करेंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप जो भी पॉलिसी लो कैशलेस हो, लेकिन कैशलेस के लिए ये भी ज़रूरी है कि उस इंश्योरेंस कंपनीज के आपके सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप हो। तो सिर्फ अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितने जो हॉस्पिटल्स है आपके शहर में उनके साथ उनका टाई अप है, और ये चीज़ें आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते वक्त ही देखनी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि ऐसे 2 मिनट का काम नहीं है, थोड़ा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसके एनालिसिस में। लेकिन ये सारी टर्म समझने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको आधा घंटे से ज़्यादा लगना चाहिए किसी भी एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। कई बार लोग सोचते हैं कि हमें कोई ऑपरेशन, पहले कोई बीमारी है, वो ऑपरेशन करना है तो उसके लिए फिर तुरंत हेल्थ इंश्योरेंस खरीदो ताकि 2-3 महीने बाद जो ऑपरेशन है उसका खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस से ही निकल कर आए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी बहुत होशियार है और उन्हें पता है कि ये चीज़ें हो सकती है, इसीलिए वो क्या करते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस है उनके लिए लंबा वेटिंग पीरियड रखते हैं। कई बार वो साल, 2 साल या फिर उससे ज़्यादा का होता है। देखिए, नॉर्मल जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है उसमें 30 डेज़ का नॉर्मल वेटिंग पीरियड होता है। नॉर्मल वेटिंग पीरियड मतलब कि आपको कुछ भी होता है तो पहले 30 दिन में आप क्लेम नहीं कर सकते, 30 दिन के बाद ही आप कर सकते हैं। बेसिक भी कुछ होता है तो अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पहले से हमारे पास कोई बीमारी है तो उसका भी इलाज हम 30 दिन के बाद शुरू कर सकते हैं और उस पर क्लेम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके लिए अलग वेटिंग पीरियड होता है। तो वेटिंग पीरियड अलग अलग चीज़ों के लिए अलग होता है, नॉर्मल के लिए अलग, प्री एग्जिस्टिंग के लिए अलग। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि आप जब यंग हो, जैसे 20, 25, 30 साल के हो, तब आपको कोई डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसी एज में अगर आप यंग एज में कोई भी इंश्योरेंस लेंगे तो बाद में आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। फिर आपने लेने के बाद, इंश्योरेंस लेने के बाद आपको कोई डिजीज़ भी होता है तो उसके फिर आपको चिंता नहीं करनी है, वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर कर लेगी। तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस को आप कभी भी मत टालिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली को ज़रूर कवर कीजिए। तो अब देरी करने का कोई भी ऑप्शन मैंने आपके सामने नहीं रखा है। सारी चीज़ें आपके लिए आशा करता हूँ बहुत क्लियर हो गई होगी। तो अभी नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रोसेस कीजिए और अपने आप को बेस कवर एक अच्छे से सुपर टॉपअप से कवर कर लीजिए ताकि आप और अपनी फैमिली को जेब से ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े। देखिए, हमने ऑलरेडी एक और वीडियो कवर किया था जो यहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चुने, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में इस वीडियो में बात की थी, तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनीज तो चाहती है कि आप कंफ्यूज रहो जिससे उनका फ़ायदा हो, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप कम से कम कॉस्ट में अच्छा सा अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बेस कवर ले लिया, उसके ऊपर बड़ा सा टॉपअप ले लो रादर देन एक बहुत बड़ा बेस कवर लेना। तो ये सारी चीज़ें छोटी मोटी जो भी मैंने चीज़ें बताई, जैसे कि रिफिल वगैरह, वो सारी चीज़ें सबके साथ शेयर कीजिए, सबको बताइए। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि उस दिन 10-15 मिनट निकालिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपकी फैमिली, देखिए इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऐसे लोग हैं जो एक मेडिकल एक्सपेंस की वजह से पुअर क्लास में चले जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और जैसे जिस हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं मेडिकल, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें समझना और अभी एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और भी कुछ टर्म्स है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि नो क्लेम बोनस। तो नो क्लेम बोनस क्या होता है कि जैसे 5 लाख रुपए तक का आपका बेस कवर है, आपने यूज़ ही नहीं किया, तो इंश्योरेंस कंपनीज आपको 2 चीज़ें देती है, या तो आपका प्रीमियम अगले साल से थोड़ा कम करेंगे, या फिर आपका जो बेस कवर है थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं, 5 लाख का 5.5 लाख कर देंगे या फिर 6 लाख कर देंगे। तो इसी चीज़ को नो क्लेम बोनस कहते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज आपको देती रहती है अगर आप यूटिलाइज नहीं करते उस चीज़ को तो। और साथ ही जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज है वो फ्री हेल्थ चेकअप्स भी आपको प्रोवाइड करती है। साथ ही यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन भी आपको दिया जाता है जिसमें आपके पैसे बच सकते हैं और इन सारी चीज़ों का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जाते जाते आपको बता दूं कि कंपेयर टू ऑफलाइन, ऑनलाइन में आपको 25% तक का डिस्काउंट मिलता है और पॉलिसी बाजार पर आप 50 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं और बड़े आसानी से वहां पर बेस्ट इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का एक और बेनिफिट आपको बता दूं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो है इन टर्म्स ऑफ टैक्स डिडक्शन। अंडर सेक्शन 80D आप 75,000 तक का टैक्स यहाँ पर बचा सकते हैं। पॉलिसी बाजार पर आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 390 रुपीज पर मंथ। इसी के साथ आपको मिलता है क्लेम सपोर्ट और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर जो आपको प्लान कंपैरिजन में और क्लेम सेटलमेंट में हेल्प करेगा। तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके
अपने लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढिए और आज ही से अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। तो यहीं पर आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और एक अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि शेयर ज़रूर कीजिए और जो 10 से 15 पेजेस का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसे भी पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि सारी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कई सारी हिडन चीज़ें भी होती हैं, वो वहीं पर छुपी आपको मिलती है जो आपको सीधा पॉलिसी बाजार पर भी मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम फाइनेंस के बारे में आपको और ज़्यादा अवेयर करने की कोशिश करेंगे।